ओके जी, गुड आफ्टरनून। नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, जिसको मैं हमेशा से बोलता हूँ +2 का सबसे मुश्किल चैप्टर, समझाने लायक मुझे भी और वैसे भी सबसे लेंथी चैप्टर, वो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि लेंथी चैप्टर +2 के सारे खत्म हो गए हैं। पिछले हमारे चैप्टर को 30-35 दिन लग गए, टोटल 26-27 क्लासेस लगी हैं। अगर मैं पार्ट देखूँ ना तो टोटल 27 पार्ट्स बने हैं हमारे वीडियो के रिकॉर्डिंग्स में। ठीक है, एक दो चैप्टर और भी हमारे पूरे सिलेबस में जिसको एक एक महीना लग जाता है, लेकिन इससे कम टाइम लगता है। ठीक है, पिछले चैप्टर को एक टाइम ज्यादा लगने का एक रीजन ये भी होता है कि बच्चे अभी नए नया ट्यूशन ज्वाइन कर रहे होते हैं, +2 नई नई ज्वाइन की होती है, कई बार मेरे को स्लो चलना पड़ जाता है। लेकिन अब जैसे हमारा फ्लो बन जाता होता है तो आगे दो चैप्टर और भी ऐसे हैं पड़े जो बड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन उतने नहीं जितना हमारा पिछला था। सबसे लेंथी और सबसे मुश्किल चैप्टर हमारा हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर बोल रहे हैं सबसे मुश्किल और आपके वो कंट्रोल में है, मतलब आपको समझ आया है, तो बाकी तो उससे सारा नीचे ही है। और हमेशा के लिए जैसे मैं आपको बोलता हूं कि पहले पहले तो आप करोगे, अब जो मैं ये चैप्टर करवाने लगा हूं आज, गुडविल का चैप्टर है, पहले 2-3 दिन तो आप इसको भी बोलोगे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नई चीज तो आपके लिए न्यू है ना। हमें हमेशा कंपैरिजन करना है जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये जो अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि इस बार के लिए आपको एनपीओ सिलेबस में है नहीं, इस बार के लिए एनपीओ आपको सिलेबस में है नहीं। तो पहला चैप्टर था फंडामेंटल, सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में दो पार्ट आते हैं, गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। पीएसआर की फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देख लो है क्या, पहले इस चैप्टर की आप स्ट्रक्चर समझ लो, बुक वालों ने या सीबीएसई वालों ने कैसे दिया है, डीके गोयल वाली बुक में कैसे है, टीएस गरेवाल वाली बुक में कैसे है। डीके गोयल इसको इकट्ठा चैप्टर बोलता है। देखो आप अपने थर्ड चैप्टर का नेम देखना, क्या नेम लिखा हुआ है, चेंज इन पीएसआर अमंग द, ठीक है, और साथ में इसका एक और नाम होता है गुडविल। तो डीके गोयल वाली बुक ना इन दोनों को कंबाइंड एक ही चैप्टर में बताती है। हम ट्यूशन में इनको दो अलग अलग चैप्टर में लेके चलेंगे। इसको मानेंगे हम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, इसको मानेंगे चैप्टर का सेकंड पार्ट। कहने के लिए ये हमारा चैप्टर 2 हो जाएगा ऊपर वाला गुडविल वाला, ये हमारा चैप्टर 3 हो जाएगा। चीज समझ में आ गई। हम फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे गुडविल वाला, बहुत सुख है। इस पूरे चैप्टर में, गुडविल वाले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आपके पास काम में आएगा बेटा +1 का, जिसको नहीं आता मैं करवाऊंगा। मतलब हम यहाँ पे इस वाले चैप्टर में, गुडविल वाले चैप्टर में थोड़ा सा +1 रिवाइज करेंगे। जिसको आती है उसको सिर्फ रिकॉल करने के लिए देर लगेगी बस, अच्छा हाँ ये होता था। कौन सा चैप्टर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, टीपीएल और बैलेंस शीट। पिछले चैप्टर में भी काम आया था। ठीक है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूं, सैलरी कहां पे आती है और मशीनरी कहां पे आती है? सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में, मशीनरी बैलेंस शीट में। तो इस चैप्टर में जो सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है वो यही है, वो पी एंड एल अकाउंट की आइटम को, सैलरी को बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, जो गलत है ना, बैलेंस शीट को पी एंड एल अकाउंट में दिखा देते हैं, उसको ठीक करना। यही इकलौता टॉपिक है इस चैप्टर में जो सबसे मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से है जिसके +1 के कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं होते ना, उसको लगता है हर रिवीजन पे कि ये तो बड़ा मुश्किल है। अब मैं अगर पी एंड एल अकाउंट में सैलरी दिखा दो, सोच के देखो, मेरा पी एंड एल अकाउंट बन रहा है, मशीनरी दिखानी थी बैलेंस शीट में, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ खर्चा दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट उससे कम हो गया होगा ना, मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया होगा क्योंकि मैंने एज अ खर्चा दिखा दिया। तो इसको ठीक करने के लिए आपको प्रॉफिट को ऐड कर देना है। यही है जिसका +1 का ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर क्लियर है, वो कहेगा है ही क्या, गलती तो ये है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में नहीं करते थे हम, गलती को ठीक करने। ठीक है, बाकी ये चैप्टर क्या है तो आप लिख लो चैप्टर 2 गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। इसके साइड पे ऐसे छोटा सा लिख लेना चैप्टर 3, लेकिन हमारा चलेगा कौन सा? गुडविल वाला। इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बुक में दोनों चैप्टर इकट्ठे दिए होते हैं। अब एक काम आपको और करना पड़ेगा, हर चैप्टर के बाद 8-10 पेजेस छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ दिए? क्या बात है। जिसने पिछला चैप्टर खत्म हुआ है, पिछले चैप्टर के बाद 8-9 पेजेस छोड़ने हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी मैं पिछले चैप्टर्स की थोड़ी और रिवीजन भी कराऊं, कुछ होमवर्क दूं, कुछ बुक में से कराऊं या कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूं। तो
वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे उसी चैप्टर के साथ ही चलते रहे, इसलिए पहले ही जो पिछला चैप्टर आपका खत्म हुआ है कम से कम 8-10 पेज छोड़ दो। डन। 8-10 पेजेस छोड़ने के बाद ये शुरू करो चैप्टर नंबर 2 गुडविल एंड चेंज इन। जो पुराने स्टूडेंट है +2 +1 वाले, उनको पता है कि हमारा यही चलता है, हर चैप्टर में यही चलेगा। चैप्टर की हिंदी क्या होती है यार? बहुत आसान। ओहो हो, पाठ, क्या बात है, बचपन याद करा दिया। बहुत आसान पाठ। लिखना है ये, सिर्फ देखना नहीं है। आप लोग लिख दो, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, वेरी इजी चैप्टर। ठीक है जी, पहले लिखो इसको साथ में, बड़ा बड़ा लिखना है, ऐसे छोटा छोटा नहीं दिखना चाहिए। वेरी इजी चैप्टर। इस चैप्टर का पहला पोर्शन हम करेंगे गुडविल वाला। ठीक है, हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? गुडविल। सुनना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने गुडविल के बारे में कभी सुना हुआ है? एक तो आप लोगों ने स्कूल में सुन लिया होगा अभी तक, एक आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा। ठीक है, सोच के देखो, अगर स्कूल में भी ना सुना हो, वैसे गुडविल के बारे में आपकी रेपुटेशन हो गया। अच्छा, और बताओ? इंटेंजिबल एसेट्स है, और गर्व कुछ बोलियो। मॉनेटरी वैल्यू इसकी काउंट करनी चाहिए, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू क्या मतलब लबुदे? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते फिर तो हमारा ये चैप्टर ही ना आता, क्योंकि अकाउंट, देखो अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में ना 2-3 कस्में होती हैं। +1 में मैं सिखाता हूं, अभी भी सिखाई थी। पहली कसम थी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग पर्सन है, बिजनेस के ओनर अलग। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है? एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस। एक्रूवल बेसिस हमें अकाउंट में फॉलो करना होता है। एक्रूवल बेसिस का मीनिंग याद है? एक्रूवल बेसिस सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, चाहे कैश की हो चाहे क्रेडिट की, मतलब चाहे कैश मिले चाहे ना मिले, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, चाहे उससे रिलेटेड कैश मिले चाहे ना मिले। एक तीसरा और कॉन्सेप्ट होता था +1 में, मनी मेजरमेंट। याद करो, टोटल 13-14 कॉन्सेप्ट होते थे कुल मिला के चैप्टर नंबर 3 में। एक मनी मेजरमेंट होता था, वो कहता है अकाउंट्स में हर वो ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है, ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल एंट्री, जो मनी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यूएसए में बैठे हो तो डॉलर में होगा, यूके में बैठे हो तो पाउंड में होगा, इंडिया में बैठे हो तो आईएनआर में होगा, रुपीज में, पाकिस्तान में बैठे हो तो पीकेआर में होगा, पाकिस्तान रुपीज। ठीक है, मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री जिसको मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो आएगा। तो मतलब इसका मतलब है, अगर गुडविल चैप्टर आ रहा है, एक तो बात यहां से सिद्ध हो रही है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रुपीज की वैल्यू यहाँ पे चढ़ने वाली है। और क्या विचार है गुडविल के बारे में? गर्व बोल रहा था कुछ, लबुदे कुछ और क्या कह सकते हो इसके बारे में? लड़कियां पीछे रहेंगी आज? वैसे ये चैप्टर होता भी लड़कों वाला है, क्यों? क्योंकि ये बाहरी दुकानदारी से रिलेटेड होता है ये चैप्टर ना, इसलिए लड़कियां खामोश हैं। लड़कियां का तो मेरे साथ बात कर, उन्हें तेरे नाल गल ही नहीं करी, क्यों बेइज्जती करा रहे हैं? मेरे नाल करना चैप्टर, फिर तू कहना मैनू पीछे बिठाऊ, कदे तू इहदे नाल बोलदा है, कदे उहदे नाल, विच डिस्ट्रैक्ट करदा है। हाँ जी बोलो जी, गुडविल के बारे में पता है किसी को? कुछ नहीं। इंद्रजीत यार आप चुप हो, क्या बात है? मेरे को उम्मीद नहीं थी, कुछ तो बोलोगे। चलो एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं मैं, सीधा मैं खुद का पर्सनल एग्जाम्पल ले रहा हूं, आज से कुछ 2-3 महीने पुराना, मार्च, मतलब कुछ फरवरी मार्च का। यहाँ पे बैठे थे मिस्टर तरुण जी, यहाँ पे बैठे थे एक और मिस्टर अंकल जी, ठीक है जी, एक और सर बैठे थे। हम दोनों की डिस्कशन चल रही थी आपस में। ठीक है, तो मतलब मैं उनको कुछ अपनी बात बता रहा था। मैं कहा मैं वैसे चंडीगढ़ से आया हूँ, ठीक है, पिछले 6-7 सालों से मैं चंडीगढ़ था, कोविड के बाद दोबारा मेरे को राजपुरा शिफ्ट होना पड़ गया, तो चंडीगढ़ का भी प्लान बन नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर ली। प्रैक्टिस शुरू मतलब सीए का ऑफिस शुरू कर लिया।
सीए के ऑफिस में क्या होता है, रिटर्न्स फाइल करते हैं, टैक्स की एडवाइस दी जाती है, मनी को मेंटेन करने की, जिसको हम बोलते हैं, मतलब वो सारी कंसल्टेंसी दी जाती है, बैंक से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सब चीजें, जिसके क्लाइंट्स आते हैं हमें पैसे भी देते हैं कंसल्टेंसी के, रिटर्न फीस के या बैंक की उनकी बैलेंस शीट्स बनाने की। ठीक है, तो मैंने अपना सीए का ऑफिस खोल लिया यहाँ पे बैठ के। मैं कहा अभी जब तक मैं राजपुरे हूं तो सीए का ऑफिस शुरू कर लो। ट्यूशंस मैंने घर पे पढ़ानी शुरू कर ली, तो घर पे मैंने कोचिंग देनी भी स्टार्ट कर दी। मेरी लाइफ के तीन ही मतलब पैशन थे हमेशा से, सी सीए का ऑफिस, नहीं सीए का ऑफिस नहीं था वैसे, एक कोचिंग, एक क्रिकेट, एक और सी से भूल गया मैं। सर कैसे बंदे हम क्या सीखेंगे आपसे, आप अपने इंटरेस्ट ही भूल गए। ठीक है जी, मेरी बात हो रही थी, हाँ क्या बोल रहे हैं। हाँ, सी से सीए। तो हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैंने उनको बोला, मैं क्या देखो मैं वापस चंडीगढ़ चला जाऊंगा किसी भी टाइम पे, हो सकता है 6 महीने बाद चला जाऊं, हो सकता है 1 साल के बाद। क्यों? क्योंकि मेरा जो कोचिंग का मेन बेस है ना, चंडीगढ़ बना हुआ है, जो मेरे सीए वाले हैं। तो कहते अब यहाँ पे प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस का क्या करोगे? कहते कितने क्लाइंट है? मैंने कहा है पड़े 200-250। कहते साल का कितना कमा लेते हो? मैं क्या लगभग 5-6 लाख कमा लूंगा। मैंने उनको बोला मैं क्या साल का 5-6 लाख कमा लूंगा। मतलब वो बंदा भी सीए था। कहते काम करियो अपनी ना सीए की प्रैक्टिस मुझे बेच दियो, सीए की प्रैक्टिस बेच दियो। वो ये नहीं कह रहा मेरे को जो आपके ऑफिस के अंदर एसी लगा हुआ है, चेयर लगी हुई है, टेबल लगी हुई है, वो बेच दियो। सीए की प्रैक्टिस का मतलब है अपने क्लाइंटेज मुझे सेल कर दियो। मैं कहा मैं क्यों सेल करूं? कहता तू फिर कैसे हैंडल करेगा? मैं कहा फोन पे कर लूंगा। कहते फोन पे कैसे होते हैं, ज्यादातर तो लोगों ने आना ही होता है। अब आपने देखा था ना, 2 क्लाइंट आए हुए थे, उनको डॉक्यूमेंट चाहिए तो ऑफिस में तो विजिट करेंगे ना, हर बात फोन पे तो डिस्कस हो नहीं पाती। मैं कहा बात तो ठीक है। कहते एक काम करियो, तू मेरे से ना तेरी 1 साल की कमाई मेरे से ले लियो, 5-6 लाख रुपए मेरे को ले लियो। अपना सारा डेटा जो है ना, जहां पे तुमने क्लाइंट का सारा डेटा रखा हुआ है, एक्सेल शीट बनाई हुई है, अपने लैपटॉप में सेव किया, जो भी है मुझे भेज दियो। कहता 5-6 लाख का। मैं कहना 5-6 लाख तो कम है, मुझे क्लाइंट बनाने के लिए 2-2 साल 3-3 साल लग गए, मैं 1 मिनट में बेच के चला जाऊं। क्योंकि ये ऐसे क्लाइंट होते हैं जो हर साल वापस आएंगे, जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, बैलेंस शीट हर 31 मार्च को बनती है ना, तो ये तो हर साल मेरे क्लाइंट आएंगे। मैं सिर्फ 5-6 लाख में बेच दूं तो मेरे को तो घाटा है। तो मैंने उसको बात की, मैं क्या मेरे को कम से कम ना 5 सालों का प्रॉफिट दे, फिर बात बने। 5 सालों का प्रॉफिट, वो तो मेरे को 1 साल का प्रॉफिट दे रहा है, 1 ईयर का। मैंने उसको बोला 5 साल का प्रॉफिट दे। 5 साल का प्रॉफिट कितना हो गया टोटल? 25-30 लाख। मैं कहा तब बात बने ना, फिर जिंदगी भर के लिए क्लाइंट तेरे हैं, मैं कभी फोन भी नहीं करूंगा, उनके थ्रू नए क्लाइंट आएंगे वो भी तेरे। कहता नहीं। मेरे को कहता वैल्यूएशन क्या है तेरे बिजनेस की, वैल्यूएशन क्या है? उसने मुझसे पूछा। मैं क्या वैल्यूएशन मेरे बिजनेस की, अगर मैं टेंजिबल एसेट्स के हिसाब से बोलूं तो 1-आध लाख की है। टेंजिबल एसेट मतलब मेरे फर्नीचर, टेबल, ये वो। कहता चलो वो मेरे को नहीं चाहिए, अपनी बात हो रही है सिर्फ इंटेंजिबल की, अपने बिजनेस की, क्लाइंटेज की, यानी कि प्रॉफिट्स की। समझ आ रही है कहानी? ये वो कहानी बता रहा हूं जो मेरे साथ हुई थी। इसके बाद दूसरा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी लूंगा, एक फेमस सी दुकान का, अनेजा स्वीट्स का। ये अभी वो चीज बता रहा हूं जो मेरे साथ हुई थी, ताकि आपको गुडविल के फॉर्मूले नहीं याद होने चाहिए। हम स्कूल में ये चैप्टर 3 या 4 दिन में खत्म होगा, मेरा ये चैप्टर 7 या 8 दिन में खत्म होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले नहीं करवाना चाहता। फॉर्मूले करवाना चाहता होता ना, मैं आपको घर से दे देता कि 3 पेजेस के फॉर्मूले लिख के आना, आज पहला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकली समझो कि कॉमर्स का रोल क्या है मार्केट में भी, सीए का, अकाउंट्स का, ये गुडविल का रोल क्या है। तो उसने मेरे को बोला बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है आपकी? मैं क्या टेंजिबल वैल्यूएशन है 1 लाख। कहता टेंजिबल को छोड़ दो, वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इंटेंजिबल वैल्यूएशन चाहिए, यानी कि गुडविल। गुडविल का मतलब होता है आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है या कम है। रेपुटेशन जो आप कहते हो ना, रेपुटेशन, अल्टीमेटली रेपुटेशन इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है। गुडविल वेल रेपुटेशन नहीं है, रेपुटेशन इज अ पार्ट ऑफ गुडविल। तो मैं कहता बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है, मतलब बिजनेस की गुडविल क्या है। मैं क्या देखो 5-6 लाख रुपए मेरा सालाना है, 200-250 मेरे पास क्लाइंट है, ठीक है, कुछ चलते फिरते आ जाते होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन जो है वो 10-12 लाख रुपए है। सर फिर 5-6 लाख क्या है? 5-6 लाख तो मेरी कमाई है ना। अल्टीमेटली मैंने वैसे वैल्यूएशन बना ली, ये वैल्यूएशन ना, मैंने बोला 10-12 लाख है, वो बंदा कहता नहीं यार 8-9 लाख है। मैंने कहा अपन तीसरे किसी सीए से पता करवा लेते हैं। और जैसे कई बार होता है ना, वो दोस्तों में बहस सी चल रही होती है, थे तो हम दोनों दोस्त ही, ठीक है, तो दोस्तों में कई बार बहस नहीं चल रही होती, चल यार गूगल कर,
चल यूट्यूब खोल, चल किसी और को फोन मिला, तो हमने ऐसे किसी और दोस्त को फोन मिला दिया अपने चंडीगढ़ वाले को। हाँ जी, क्या वैल्यूएशन है? वो तो अपने चंडीगढ़ की हैसियत के हिसाब से बता रहा था, कहता यार 25 लाख होनी चाहिए। मैं खुश, वो रोने लग गया। ये वाला बंदा हो गया जी खुश, ये वाला बंदा रोने लग गया, क्योंकि हमने जिस तीसरे बंदे से बात करी वो कहता 25 लाख के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, कहता ये तूने फोन किया था, मैं फोन करता हूं। उसने फोन मिलाया किसी दुकानदार को, कहता बिजनेस खरीदना है। कहता क्या है? कहता चेयर टेबल कुछ नहीं। कहता फिर क्या? कहता बस अपने ना वो फोन नंबर और डेटा दे देगा। कहता हाँ दे दे 10,000 रुपये। जिसने मतलब ये वाले दोस्त ने, मेरे दोस्त ने जब अपने किसी और दोस्त को फोन मिलाया, किसी दुकानदार को फोन मिलाया, दुकानदार भी क्या था, मतलब नए नए दुकान पे बैठना शुरू हुआ या कुछ भी, जैसे उसके पापा की दुकान है। कहता उसने तेरे को देना क्या है, एक मेल ही तो करनी है या एक पेन ड्राइव में डाल के क्लाइंट का डेटा दे देना है, एक्सेल शीट में ही मेरा सारा डेटा है या मेरे सॉफ्टवेयर में। कहता दे दे 10-12 हजार रुपए। मैं वैल्यू निकाल रहा हूं अपने बिजनेस की कितनी, 10-12 लाख। वो सामने वाला निकाल रहा था 8-9 लाख, क्योंकि वो सीए है, वो समझता है कि गुडविल जो है इंटेंजिबल मेरी एसेट है, ये मेरी रोजी रोटी है ना, मेरे क्लाइंट्स मेरी रोजी रोटी। जो चीज आपको इनकम बनाने में हेल्पफुल करता है या इनकम जनरेट करने में या इनकम इंक्रीज करने में, वो आपकी एसेट होती है। सारी एसेट मेज टेब कुर्सी एसी बिल्डिंग प्लांट नहीं होती, कुछ एसेट आपके दिमाग के अंदर होती हैं। समझ आए? मेरे क्लाइंट मैं ही तो हैंडल कर पाऊंगा। अब मैं आपको दे दूं अपने क्लाइंट्स सारे, क्या आप हैंडल कर पाओगे? आपको पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी इंटेलेक्चुअल पावर है मेरे बिजनेस की, ये क्या है, गुडविल है। मैंने कितनी गुडविल निकाली, 10-12 लाख। मेरे दोस्त ने कितनी निकाली, जिसको मैंने चंडीगढ़ वाले को फोन किया 25 लाख, जिसको मेरे दोस्त ने फोन किया। मतलब देखा जाए गुडविल की वैल्यूएशन कभी फिक्स नहीं होती, ये बात याद रखना। डिपेंड करता है मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से। यही ऑफिस और यही क्लाइंट अगर मैं चंडीगढ़ ले जाऊं ना, उसकी सच में वैल्यू 25 लाख थी, उसको नहीं पता था हम यहाँ पे बैठे बहस कर रहे हैं। हमने वैसे उसको फोन किया कि भाई पूछे कि अगर ये वाला सिनेरियो चंडीगढ़ में होगा तो तू कितने का बेचेगा अपने कॉम्पिटिटर को? तो उसने कहा था 20-25 लाख। 25 लाख नहीं है, 20 का तो बिकेगा। बार्गेनिंग हो गया 18-19 तक तो आएगा ना। समझ रहे हो पॉइंट? तो गुडविल की कभी भी वैल्यूएशन फिक्स नहीं होती, हर किसी के अपने मेथड होते हैं। इसलिए गुडविल के चैप्टर में अलग से 5 मेथड है। एक कहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्यों? क्योंकि ये चीज आप हवा में निकाल रहे हो सकता है 200-250 क्लाइंट अगले साल उसमें से कोई क्लाइंट वापस ना आए, कोई कनाडा पहुंच गया हो, कोई भगवान के पास पहुंच गया हो, किसी ने सीए बदल लिया हो कि सीए को तो नॉलेज नहीं है, कुछ मेरे पास नए भी चल के आ जाए। हम तो फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हैं ना। चीज समझ में आई? तो मैंने अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे की थी? मैंने कहा था देखो जी मैं 5-6 लाख कमाता हूं कम से कम, फिर मेरे को, मैं उससे मांग तो 5 ईयर की गुडविल रहा था कि मेरे को कम से कम 5 सालों का प्रॉफिट दे। फिर मैंने देखा कि राजपुरे के हिसाब से ना मेरे को 2 साल का प्रॉफिट दे दे। 6 लाख रुपए मैं कमाता हूं, 2 साल में मेरे 12 लाख बनेंगे। इसको बोलते हैं गुडविल ऑफ द बिजनेस। मतलब मैंने अपने 1 साल के मुनाफे का, मुनाफा समझ रहे हो, मेरा प्रॉफिट, 1 साल के प्रॉफिट का मैंने उसको बोला चल मेरे को 2 साल का दे दे। पहले मैंने मांगा था 5 साल का, वो कहता 5 साल का मैं तुम्हें दे दूं, 30 लाख रुपए तुम्हें मैं दे भी दूं, हो सकता है 5 साल तक तो ये मेरा क्लाइंट आए ही ना, कुछ क्लाइंट टूट जाए, कुछ क्लाइंट हो सकता है कि आपकी फेस वैल्यू को देख के आए, मेरी फेस वैल्यू को देख के आए ना। हर किसी की नॉलेज भी तो अलग होती है ना, पढ़ाने का तरीका, क्लाइंट को हैंडल करने का तरीका सबका अलग हो सकता है। कहता हम उससे 5 साल का प्रॉफिट मांग रहे हो, मतलब गुडविल ऑफ द बिजनेस। हो सकता है 5 साल तक तो मैं बिजनेस भी ना चलाऊं, हो सकता है 1-2 साल तक मेरा मन टूट जाए। चीज समझ में आ रही है? राउंड द टेबल डील बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राउंड द टेबल डील। सामने वाले आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं, इसलिए गुडविल का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। वो कहता मैं तो 1 साल का दूंगा, मैं कहूंगा 1 साल का क्या, 1 साल का तो बहुत ही कम है। तो हमारे में आपस में डील बनी, चलो 2 साल की। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब मैंने क्या किया, ये आपको पता लग रहा है मेरा 5-6 लाख ये कहां से आया था प्रॉफिट? ये वो प्रॉफिट है जो मैंने पिछले साल कमाया था और मैंने उसको दिखाया। मैं क्या देखिए पिछले साल मैंने 5-6 साल प्रॉफिट कमाया था। तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे आप फ्यूचर ईयर के पैसे आज मांग रहे हो। मतलब गुडविल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे टेंस कवर हो जाते हैं। पिछले साल का मैंने क्या लिया, प्रॉफिट, कि मैंने पिछले साल कितना कमाया था, 5-6 लाख। फ्यूचर में भी मैं इतना कमाऊंगा, मेरा बिजनेस है तो 5-6 साल चलेगा, तो मेरे को 5 साल के प्रॉफिट के पैसे आज ही दे दे। पास्ट ईयर के बेस पे, पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे
फ्यूचर ईयर के पैसे मैं आज मांग रहा हूं, तो वो तो राउंड द टेबल डील में सेलर और बायर के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी आप बिजनेस को वैल्यू देते हो। उस बिजनेस की वैल्यू, जो बिजनेस अच्छा चल रहा है उसकी गुडविल ज्यादा आएगी, जो बिजनेस कम चल रहा है उसकी गुडविल कम आएगी। समझ गए? अंडरब्रिज रोड पे ना एक वो खुला है नया मॉल, स्मार्ट मॉल, पता नहीं क्या है ना, एक स्मार्ट मॉल खुला है, देखा आपने? स्मार्ट स्टोर, रिलायंस वालों का स्मार्ट स्टोर अभी खुला है। एक मॉल अपने इधर है, मोर, कहां पे है? रोड पे ही है, देखा ही होगा। कौन सा ज्यादा पुराना है? अभी आप लोगों ने ये नहीं ध्यान देना कि वो रिलायंस का है किसका है, अभी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल न्यूट्रल होके। न्यूट्रल समझते हो? दोनों बिजनेस को सेम नजर से देखना है। ये खुला न्यू, ये कम से कम भी ना मेरे हिसाब से 10-12 साल पुराना तो है मेरे हिसाब से। ये पूरा हाईवे पे है, मोर जो है पूरा हाईवे पे है, और वो अंडरब्रिज रोड पे जहां पे लोगों को स्पेशल जाना पड़ेगा, वहां पे ना मार्केट है ना कुछ, स्पेशल जाना पड़ेगा। किसकी वैल्यूएशन ज्यादा पड़ेगी? तो मतलब कि उनकी गुडविल ज्यादा है। मतलब डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कैसी ग्रोइंग स्टेज पे है, बिजनेस के आसपास मार्केट है कि नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर अच्छे हैं कि नहीं है। मतलब ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, डिपेंड करेगा। तो इसलिए बिजनेस की जो वैल्यूएशन है कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, पहला पॉइंट ये याद रखना। बिजनेस की वैल्यूएशन डिपेंड करती है सिचुएशन पे, सरकमस्टांसिस पे। चीज समझ में आई? दूसरा, दोबारा से उसी केस पे आ जाओ जो मेरे वाला डील हो रहा था। मेरा पिछले साल का प्रॉफिट क्या था? 6 लाख मान लेता हूं, ठीक है। अब सच में बिजनेस बेच रहा हूं मैं, अपना सीए का ऑफिस बेच के मैंने चंडीगढ़ शिफ्ट होना है, 6 लाख रुपए। लेकिन सामने वाला बंदा कहता एक काम करते हैं, पिछले साल का प्रॉफिट आपका, ये पिछले साल का था, समझ लो 2021 का। कहता है एक काम करो, मेरे को ना एक बात बताओ, ये तो सिर्फ पिछले साल का प्रॉफिट है, हमारी आपस में डीलिंग कितनी हुई थी? 2 साल की। मैंने मांगे 5 साल के प्रॉफिट थे, उसने 1 साल के थे, लेकिन आपस में डील कितना हो गया कि 2 साल के प्रॉफिट दे देगा। 2 साल का प्रॉफिट मतलब बिजनेस की जो गुडविल निकालनी है ना, वैल्यू, वो 2 साल के हिसाब से निकाल लेंगे। कहता पर ना एक डाउट हुआ उसको भी मुझे भी, हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं? पिछले साल के प्रॉफिट पे। कहता वैसे मेरे को एक बात बताओ, उससे पिछले साल प्रॉफिट कितना था? मैंने कहा 1 लाख। कहता यार ये गलत बात है। क्यों गलत बात है इसमें? पहले तो मैं 1 लाख कमा रहा था, उसके अगले साल 6 लाख कमाया है, तो बंदा कहेगा यार मैं तो 1 लाख देखूंगा ना। देखो 2 साल लास्ट में वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। एज अ बायर देखो, आप 1 लाख इंटू 2 मुझे देना चाहोगे कि 6 लाख इंटू 2? नेचुरल सी बात है, वो बंदा कहता कि मैं तो 1 लाख देखूंगा। मैं कह रहा हूं मेरा रिसेंट ईयर तो 6 लाख है ना। कहता अब क्या पता अगले साल भी तू 1-1.5 लाख कमाए। अभी लग रहा है 6 लाख कमाया है, मे बी इस साल तेरा क्लाइंट काम ज्यादा आ गया हो, अगले साल और कम आ जाए। उनका बात तो सही है, हम दोनों ही एग्री नहीं किए इस पे। मैं 6 लाख के ऊपर मांग रहा था, वो 1 लाख के ऊपर मांग रहा है। सेलर क्या चाहेगा? ज्यादा पैसे मिले या कम? सेलर है यार, ठीक है। बायर कहते एक काम करते हैं, मैंने उसको ना ये बोला, मैं कि यार ये ना 2020 कौन सी स्टेज थी याद है? मैं कहा कोविड वाली स्टेज थी, इसलिए यार काम कम था। कहता चले काम करते हैं, तेरी दुकान तो उससे पिछले साल भी थी ना। उससे पिछले साल तो कोई कोविड नहीं था, कोई मंदी नहीं थी, कोई तेजी नहीं था, न्यूट्रल बिजनेस था, मतलब कि एक नॉर्मल बिजनेस। कहते 2019 में, अब मैं कहूंगा 8 लाख के हिसाब से दे। कहता चले काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी, सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोग चूज करो अगर आप बायर हो। 7 कैसे? 8 और 6 के बीच, फिर 1 लाख कहां गया? हाँ, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। कहते ना तेरी चलेगी ना मेरी, ना सबसे ऊपर वाला प्रॉफिट देखो, ना सबसे नीचे वाला, ना सबसे मीडियम वाला, तीनों प्रॉफिट की एवरेज निकाल लो, ना आपकी ना मेरी। इस बात पे सब एग्री कर जाते हैं मार्केट में भी। जब बैंक्स में ये वैल्यूएशन आती है ना, या जो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली या पुणे जैसे शहरों में ना, बिजनेस जब ये खरीदे बेचे जाते हैं, तो वैल्यूअर्स होते हैं। कुछ वैल्यूअर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कुछ वैल्यूअर वो होते हैं जिन्होंने वैल्यूएशन के कोर्स किए होते हैं। अपने यहाँ पे इस कोर्स की इतनी वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे बिजनेसेस कम है। आप गुजरात जाओ, पुणे जाओ, गुड़गांव जाओ, ठीक है, बद्दी जाओ, यहाँ पे वैल्यूअर बैठे हैं। हाँ जी,
हाँ, तू बांग्लादेश वाला है, उंगली गल्ला करेगा ना। इसकी एवरेज निकालना क्या बनती है? एग्जैक्ट आ रहा है 5 लाख। अच्छा चलो, अचानक से आ गया 5 लाख। कहता चल हम ये सोच लेते हैं हमारे बिजनेस का, ये बिजनेस की वैल्यू नहीं आई, ये एक एवरेज प्रॉफिट आया है। हमने क्या मान लिया इसको? चल एक एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एक चीज पे अगर आप ध्यान दोगे, किसी भी साल क्या 5 लाख प्रॉफिट कमाया है, लेकिन फिर भी एवरेज 5 लाख आ गई। यही तो मजा है एवरेज का, कि हम ये मान लेते हैं पहले साल भी 5 लाख कमाया होगा, दूसरे भी, तीसरे भी, ना तेरी ना मेरी, ऑन एन एवरेज ठीक है। कई कई कहेंगे यार आप 3 सालों की एवरेज ना निकालो, 4 के निकालो थोड़ा, क्योंकि जितनी ज्यादा साल होंगे ना उतनी ज्यादा एवरेज का असली एस्टिमेट पता चलता है। लेकिन कभी कभी नहीं भी पता चलता। अगर अगर 20 साल हो गए हो तो 20 सालों की एवरेज निकालेंगे, ऑब्वियस है 20 साल पहले तो प्रॉफिट जमा ही कम होगा। तो रिसेंटली लोग क्या करते हैं, पिछले 3 से 5 सालों की एवरेज निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल टेक्नोलॉजी के ईयर्स है। मतलब अगर मैं कहूं आज की टेक्नोलॉजी और 2-3 साल की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर मैं कहूं आज की टेक्नोलॉजी और 20 साल की टेक्नोलॉजी, आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज और 20 साल गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग ही होंगी ना। तो नॉर्मली क्या किया जाता है मार्केट में, आखिरी 3 से 4 या 5 साल ले लिए जाते हैं एवरेज निकालने के लिए। ये बिजनेस का क्या आया एवरेज प्रॉफिट। अब मेरे को निकालनी है बिजनेस की वैल्यू। वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कहते चलो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हमारी आपस में कितने सालों की डील हुई थी, 2 सालों की। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 10 लाख रुपए, मतलब यहाँ पे 10 लाख पे हमारी सेटलमेंट हो गई है। बायर कह रहा है मैं तेरे को 10 लाख दूंगा, उसके बाद तेरा कोई क्लाइंट नहीं है, 10 लाख हम मेरा। देखो पहले यहां तक समझ में आया आपको हमने क्या किया है? बिजनेस की, हाँ बिजनेस की वैल्यू हमने कैसे निकाली है? प्रॉफिट्स के बेसिस पे। कौन से प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट्स। ना हमने पिछले साल का प्रॉफिट लिया, ना इस साल का, ना उससे पिछले साल का, एवरेज निकाल ली, ना तेरी ना मेरी। और साथ साथ मैं उससे मांग रहा था मेरे को 5 साल के प्रॉफिट दे। वो बंदा कहता 5 साल तो हो सकता है मैं ना बिजनेस चलाऊं, हो सकता है इसकी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए अगले 5 साल में, हो सकता है कुछ भी हो। तो नॉर्मली अब मैं मार्केट की बात बता रहा हूं, यहां पे मैंने थोड़ा सौखा करने के लिए 2 साल लिए। मार्केट में क्या रूल चलता है? 2.5 साल। सर 2.5 का कोई लॉजिक नहीं है, याद रखना कोई लॉजिक नहीं है। आपस की सेंटिमेंट्स है, बस आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि तुम मार्केट को कैसे देख रहे हो। नॉर्मली मार्केट में 2 से 3 साल चलते हैं, कभी 2.5 कभी 3, कभी 2.5 कभी 3। बिजनेस बहुत तकड़ा है। अनेजा स्वीट्स वाला बंदा बेचना चाहता है। अनेजा स्वीट्स का, जब तुम अनेजा स्वीट्स में पार्टी करने जाते हो, क्या तुम्हें मालिक आके देने जाता है क्या? क्या मालिक सामान बनाता है? क्या मालिक पैसे भी काटता है? आपको तो पता भी नहीं है मालिक कौन है। अनेजा स्वीट्स के ब्रांड पे जा रहे हैं ना। तो अगर मैं आज मैं भी खरीद लूं ना, अंदर की मैनेजमेंट को मैं वहीं का वहीं रखूं, इंप्लॉइज को वहीं के वहीं रखूं, मैनेजर को कैशियर को वहीं का वहीं रखूं, आप लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि अनेजा स्वीट्स बिक गया। मानते हो कि नहीं? ठीक है। तो अगर मैं अनेजा स्वीट्स खरीदने जाता हूं ना, तो वो मुझसे कम से कम 4 या 5 साल के प्रॉफिट मांगेगा। वो 2 साल में डील नहीं करेगा। कहता साल हो गए मेरे को, कितने साल अनेजा का ब्रांड डेवलप करने में, और मैं 2 सालों के प्रॉफिट में, मतलब उसका समझ लो 1 साल का प्रॉफिट है 20 लाख, कहेगा मैं 40 लाख में अपना मतलब बिजनेस बेच दूं। उसके हिसाब से सोच के देखो कि उसको तो सिर्फ 2 लाख रुपए की कमाई, 40 लाख रुपए की कमाई मिली है। कहता 40 लाख की कमाई तो मैं वैसे ही 2 साल में कर दूंगा। कम से कम मेरे को 5-6 सालों की कमाई दे, 1 करोड़ रुपया दे या 1 करोड़ 20 लाख दे, तब मेरा भी बने। और तेरा भी बिजनेस है तो नहीं, जस्ट स्वीट्स खाने पीने वाला, इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं मैटर करती इतनी। टेस्ट मैटर करता है, मैं जो क्वालिटी मैटर करती है वो इंप्लॉइज तो वही के वही है। तो मैं कम से कम 6-7 सालों का प्रॉफिट लूंगा। इसलिए डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस होगा ना, वहां पे 1-2 साल का प्रॉफिट ही चलेगा। क्यों? क्योंकि हर दूसरे साल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। जो लॉन्ग लाइफ या अच्छे ब्रांडेड वाले होते हैं वो 6-7 साल का प्रॉफिट मांगेंगे। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी ना ये मत याद रखना या ये मत सोचना कि हमारी आज की क्लास तो ऐसे निकल गई। ये नॉलेज आपको नहीं मिलेगी कहीं पे। मुझे भी ये नॉलेज क्यों है? क्योंकि हमने सीए में सीखी हुई है, +1 2 में नहीं मिली थी हमें। +1 में या बीकॉम में आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि हमें भी ये नॉलेज मिली थी। अगर मैं +1 2 या बीकॉम के बाद पढ़ा रहा होता, मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा होता। अभी तक मैंने तो आधा पेज या 1 पेज की थ्योरी लिखवा दी होती, एक आध इलुस्ट्रेशन तो मैंने करवा ही दिया होता।
लेकिन मेरा मकसद क्या है, आपका माइंड डेवलप करना, कि आप लोग सोचो कि ये जो +2 के +1 के जो आपके चैप्टर बने हुए हैं ना, ये पेपर पास होने के लिए नहीं बने हुए कि +2 पास करेंगे, ये सच में इसकी मार्केट में एप्लीकेशन होती है। आप लोगों के मतलब नॉलेज में क्यों नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, और राजपुरा में इन चीजों का स्कोप होता है कम, इसलिए आपको लगता नहीं। आज से 5-6 साल बाद जब आप अपने कामकाज में पड़ जाओगे कल को, ठीक है, कल को देखो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे काम पे जाओगे आप। कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपनी कंपनीज खोलोगे या बड़े बड़े बिजनेस खोलोगे, टाइम लगेगा 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल, सोच तो होएगी ना कि हाँ यार कुछ तो कुछ बड़ा करना है। पूरी जिंदगी सिर्फ जॉब नहीं करनी, या तो आईएएस बनना है या अच्छे बिजनेस, कुछ तो करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ मार्केट में चलता है जो सर आज बता रहे हैं। वो अलग बात है, आज आपके लिए इसका रोल नहीं है, लेकिन आपको आज एक छोटी सी नॉलेज तो होनी चाहिए। चाहे आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये सर ने बताया था, ये मार्केट में ऐसा होता है। इसलिए नहीं चैप्टर बने हुए कि हमें सिर्फ पास करना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली होती है आज की डेट में भी। जो बड़े बड़े बिजनेस बिकते होते हैं वो इसी वैल्यूएशन पे बिकते हैं। एक तरीका मैंने अब आपको वैल्यूएशन का बता दिया। गुडविल समझ में आ गई, गुडविल कैसे निकली? गुडविल का ये फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स ना लोग अब पूछ के देखना यार अपने यारों दोस्तों से, भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ओ उससे ना मल्टीप्लाई करना होता है। 80% जनता आपको ये बोले, 80 क्या यार 90% जनता आपको ये बोलेगी ओ गुडविल का कोई भी क्वेश्चन करा ले यार मुझसे, मुझे फॉर्मूला आता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है किसी से पूछना, और नंबर ऑफ परचेज वो जो लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट से। ओ भाई मल्टीप्लाई तो हम भी सीख लेंगे, मैं आपको 10 बार बोल दूं ना एपी इंटू मल्टीप्लाई कर देना है, आपको भी याद हो जाएगा। 10 दिन में हम 10-10 क्वेश्चन कर लें, आपको क्या मल्टीप्लाई होता है। लेकिन होता क्या है ये नंबर ऑफ ईयर्स? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वो होता है जिसपे सेलर और बायर आपस में मतलब कि डील करते हैं कि हाँ इतने सालों के प्रॉफिट पे हम अपने बिजनेस का दाम लगा रहे हैं, इसने परसेंट बिजनेस पे हम अपना इतने प्रॉफिट पे हम अपने बिजनेस को सेल या परचेज करना चाहते हैं। मतलब इतने सालों का प्रॉफिट जो बायर देने के लिए तैयार है और जो सेलर को मिलने के लिए मतलब तैयार है, ये होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लिखवाया आपको, गुडविल हमने कैसे निकाली थी? मल्टीप्लाई बाय। अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला ना भी लिखवाता, ये मैंने आपको बता दिया था ना 5 लाख प्रॉफिट है और वो 2 साल का देना चाहता है 10 लाख, 3 साल का देना चाहता है 4 साल का, तो यहाँ पे क्या एक फिक्स फॉर्मूला है 5 लाख इंटू 2 10 लाख। मैं आपको ये कह दूंगा 5 लाख प्लस 5 लाख कर दो, आंसर सेम नहीं आएगा क्या? इसका मतलब है जो मल्टीप्लाई है ना वो सिर्फ एक आपके फॉर्मूले में काम आता है, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है मल्टीप्लाई का। मैं आपको कहूं 3 साल का प्रॉफिट है, कैसे निकालोगे? इंटू 3 कर दोगे। गर्व कह रहा मैं इंटू नहीं करूंगा, मैं 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख कर दूंगा। गुरकिरत का आंसर भी वही आएगा मल्टीप्लाई करके, गर्व का आंसर भी वही आएगा प्लस प्लस करके 3 बार। समझ रहे हो? तो इसलिए आपने ये नहीं याद करना कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वो तो बाद में जो हम एकेडमिक पढ़ते हैं, जो हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व में टाइम बचाने के लिए। अब यहाँ पे आपको पास ये आ जाए 6 साल का, तो अब अगर आप ये करेंगे 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए उसको शॉर्टकट के लिए क्या बना दिया जाता है? मल्टीप्लाई। तो गुडविल का मैं आपको फॉर्मूला बाद में याद करवाऊंगा, पहले मैंने लॉजिक समझाया है कि गुडविल कैसे निकलेगी। जो प्रॉफिट है, एक दूसरे को हम कितने प्रॉफिट में बिजनेस को बेचने में डील करते हैं। 2 सालों में डील करते हैं तो 5 + 5 10 हो गई, 3 सालों में डील करते हैं तो 15 हो गई। इसको अगर मैं सोल्व करके कॉपी पे लिखना चाहता हूं, क्योंकि आपके टीचर कहते हैं थोड़ा सा ना वो अच्छा अच्छा सजा के लिख के दिखाओ, फिगर्स में लिख के बताओ, तो सर हम फिर ऐसे लिखेंगे गुडविल कैसे निकलेगी? एपी, एपी की फुल फॉर्म मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होते हैं? जिसमें दोनों पार्टी जिस प्रॉफिट पे देने के लिए डील कर रही है। तो ये एक मेथड हो गया। अब मेरे को बताओ, क्या हमारी 10 लाख पे जब हम पहले दिन बैठे थे मैं और मेरा दोस्त, कभी 10 लाख की बात भी हुई थी? 10 लाख की कभी नहीं हुई थी। या तो 10-12 लाख की, जिसको मैंने बाद में 6 लाख बना लिया था, या तो 12 लाख की, या 8-9 लाख की, या 10,000 की, या 25 लाख की। लास्ट में बिजनेस कितने पे बिका? 10 लाख पे। तो इसका मतलब है गुडविल के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कोई कैसा मेथड लगा सकता है। तो हमने लगाया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला भी होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज में पता है क्या कर दिया जाता है? वो कह रहे हैं एक काम करते हैं, हमने ना एवरेज प्रॉफिट, इधर देखो जी, दूसरा दूसरा मेथड करा रहा हूं मैं आपको साथ साथ।
हम जब लास्ट में अप्रूव करवाने गए, गवर्नमेंट से लोन लेने गए बैंक से कि 10 लाख का लोन दे दे, बायर लोन लेने गया 10 लाख का, समझ लो मेरे हम दोनों के साइन होने थे कि सब काम है कि नहीं। बैंक वाले कहते हैं हम एवरेज प्रॉफिट को मानते ही नहीं है, कहते जना खड़ा निकाल लेता है, जरूरी नहीं है, कहते थोड़ा और वेटेड एवरेज मेथड लगाओ। आप लोगों ने +1 की स्टैट्स में किया था वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में आप क्या करते हो, ये समझ लो मेरा था 2021 था ना ये, कह रहे काम करो आप अपने ना प्रॉफिट को, जितने रीसेंट प्रॉफिट हुए ना उनको एक वेट दे दो। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। क्या मतलब होता है वेट का? इंपॉर्टेंस। मेरे को ना यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 8 लाख, 1 लाख, 6 लाख, नहीं गलत लिख रहा हूं ना मैं। 2019 में मैंने 8 लाख ही माना था ना, 2020 में 1 लाख, 6 लाख। जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, 19, 20, 21। बैंक वाले कहते हैं कि हमें ना ये मेथड नहीं काम आता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से ना पता नहीं चल रहा कि पिछले साल के प्रॉफिट में क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें ना साइंस ने एक और मेथड डेवलप किया, कहते काम करते हैं हर हर साल को ना एक इंपॉर्टेंस, एक रैंक दे देते हैं यार। रैंक समझ रहे हो? मनन का आया रैंक 1, लबुदे गया रैंक 2, किसी का आया रैंक 3। तो रैंक जब मिल जाते हैं तो आप एक आइडिया लगा लेते हो ना कि हाँ ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये उससे कम। तो इन्होंने प्रॉफिट को भी वैसा बांट दिया। कहते 2019 वाले को ना मैं 1 नंबर दूंगा, 2020 वाले को। मेरे को बताओ, मेरी यहां पे बिजनेस डीलिंग, अगर मेरा आखिरी ईयर 2021 है, सेलर और बायर कौन से साल में ये डीलिंग कर रहे होंगे? 2022 में या 2021 के एंड में? मेरे पास यहाँ पे पता है बच्चों के क्या आंसर आते हैं, सर ये ना डीलिंग कर रहे होंगे 2019 में। बताओ इसमें क्या गलत है? नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझा, आप क्वेश्चन नहीं समझे। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अब मेरा क्वेश्चन सुनो, पता चल जाएगा। अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर का क्वेश्चन है, अभी पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बात तो सुनो पहले, क्वेश्चन सुनो। कई कई स्टूडेंट ना यहाँ पे, ये अब मैंने आपको बोला ना, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे सेलर और बायर कौन से साल में ये डीलिंग कर रहे होंगे खरीदने बेचने की, 2019 में या 2021 में? 2019 में मेरे पास काफी बच्चों के जवाब आते हैं, उसमें क्या गलती है? मतलब बच्चे मेरे को ये जवाब देते हैं कि सर ये इनकी डीलिंग ना 2019 में चल रही होगी। देखा, ये है सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब बच्चे जो मेरे को अगर 2019 का जवाब दे दें, यार वो पंडित है क्या? उनको पता है 2020 में हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे या 2021 में? अगर किसी को पता होता ना 2019 में कि कोविड आने वाला है, वो बहुत कुछ कर लेता। इसका मतलब है जब भी डीलिंग चल रही होती है ना, ऑब्वियस है 2021 में या 2021 के बाद ही चल रही होंगी, तभी तो मेरे को अपना पास्ट पता है, मेरे को अपना फ्यूचर थोड़ी ना पता होता है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है वैसे ये। लेकिन बच्चों, लेकिन अगर जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तब तक आपके उतने माइंड में आते ही नहीं। लेकिन जवाब दिया जा सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे डीलिंग कौन से साल में चल रही होंगी, 2022 में चल रही होंगी, ये आंसर भी ठीक है, या 2021 के एंड में चल रही होंगी, ये आंसर भी ठीक है। 2019 में डीलिंग चल सकती है कभी? 2020 में? 2020 में भी नहीं चल सकती। या 2020 में चल सकती है तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ जाने जाओ, या 2020 में चल सकती है तो उसके लिए ईयर कौन सा होना चाहिए, 2020 और 2019। तो यहां पे इन्होंने कहा, क्या कहा बैंक वालों ने, कहता यहाँ पे ना इनको वेट देना शुरू करो। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। किसी को मैं 1 इंपॉर्टेंस दूं, किसी को 2, किसी को 3, मल्टीप्लाई में कौन सी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है? किसी को मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं 1 नंबर की, किसी को दे रहा हूं 2 नंबर की, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3। जिसको मैं 3 इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मतलब उसकी मैं 3 बातों का ध्यान रख रहा हूं, उसकी 2 बातों का, उसकी 1 बातों का। तो बैंक वालों ने बोला आपने वेट देने हैं, वेट मतलब किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। मैंने किसी को दिया 1, किसी को दिया, किसी को 3। बताओ इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? सेलर और बायर के हिसाब से सोचो कि 2019 वाले को 1 क्यों दिया, 2019 वाले को ऐसे क्यों नहीं दिया 3, 2, 1? ये ठीक है, ये गलत है, पर ऐसा क्यों?
इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है जो मेरा रिसेंट ईयर है ना, पिछला जो खत्म हुआ है, ज्यादातर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेरा रिसेंट ईयर खत्म हुआ है ना, वो मेरा मोर रियलिस्टिक ईयर है। मोर रियलिस्टिक ईयर का मतलब ये होता है कि इस साल के जैसी ट्रांजैक्शन ही अगले साल में होने के चांसेस हैं। इसको बोला जाता है मोर रियलिस्टिक। मतलब जो रिसेंट ईयर है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, इसलिए उसमें मल्टीप्लीकेशन 3 से करो। मतलब जो जितना पीछे होगा, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया ना। हो सकता है 2019 की टेक्नोलॉजी अलग थी, क्या 2019 में सोच के देखो, थोड़ा सीरियस जवाब देना, 2019 में कभी जूम क्लासेस का नाम सुना था? 2020 में भी नहीं सुना था, 20 में भी मतलब जब 2-3 महीने हो गए थे ना, तब पता चला था अच्छा जूम नाम की कोई चीज है। मेरे को पता है कहां से पता चला था। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मेरे सर हैं, उनका स्टूडेंट, मतलब मेरा एक कॉमन फ्रेंड सा था, वो अपनी स्टडी कर रहा था वहां से, सिंगापुर से। उसने हमें कॉल किया था जब 2020 में मैं चंडीगढ़ छोड़ के घर आया था ना। हमारे क्लास, मेरे बैचेस किस पे चल रहे थे? फोन पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे ना मेरे बैचेस चल रहे थे सीए के। तो मैंने अपने सर को कॉल किया, मैं कहा सर कॉन्फ्रेंस कॉल पे ना थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या करें? कहते जूम डाउनलोड कर। मैं क्या जूम, पता नहीं क्या होएगा। तो सर ने मेरे को बताया, कहते वो सिंगापुर गया हुआ ना, उसकी पढ़ाई चल रही है, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं। अगर किसी को याद आता हो ना थोड़ा सा भी, कोविड हमारे यहाँ पे मार्च में आया था, चाइना में दिसंबर में आया था, और जनवरी फरवरी में ना थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर वहां पे आया था। मतलब हमारी हमारी कंट्री में एक आध महीना लेट आया था। तो वहां पे ना उनकी फेब में या जैन में ना जूम क्लासेस शुरू हो गई थी सिंगापुर वालों की। तो वहां से पता चला था। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं इंपोर्टेंट, मेरे को वेट समझाना है, तो वेट समझाने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं जो सच्चाई वाला है। अगर मैं वेट सबसे पिछले साल को, सबसे पुराने साल को सबसे ज्यादा वेट दे दूं, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा रियलिटी है, गलत है। इसलिए मेरे को जो सबसे पुराना साल है उसको कम इंपॉर्टेंस देनी है, इसलिए उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1 से। जो उसका अगला साल है थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो सबसे रिसेंट है, क्या क्या निकल के आएगा बताना? इसको 8 लाख। अगला, अगला टोटल कितना हो गया इसका? 28। इस 28 लाख को मैंने टोटल कर दिया ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस मेथड में क्या आता है? इन तीनों का टोटल क्या आता है? वेट्स का टोटल 6। ठीक है, तो यहां पे हमने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला था ना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला था? तीनों सालों को प्लस करके डिवाइड बाय 3। वेटेड एवरेज में कहते हैं जो 28 लाख आए है ना, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट कर दो, देखना क्या आता है। ये करना, 28 डिवाइड बाय 6। नहीं, 4,60,000। कोई तो कर दो यार एक। 4,60,000। मैं चलो अभी मान लेता हूँ ये आ रहा है। ठीक है जी, मैंने अभी ऐसे ही अज्यूम कर लिया, मुझे नहीं पता कि ये ठीक है कि गलत है। 4,60 बोल रहे थे शायद, मेरे को लग रहा है पॉइंट्स में ना चला जाए। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आया है? याद रखना डेटा सेम चल रहा था, 8 लाख, 1 लाख, 6 लाख। पहले एवरेज प्रॉफिट क्या आया था जो हमने पहले निकाला था, याद है किसी को? पहले प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 4,60,000। मतलब आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया। बैंक वाले कहते हैं हम तो इसी को मानेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स तो 2 ही रहेगा। लास्ट में देखो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी। तो इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू ऐसे आई। तो एक पहला मेथड जो होता है उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में इधर देखना, 1 मिनट स्क्रीन पे, इधर देखो, ये जो मेथड्स है ना गुडविल निकालने के मेथड्स, बैक पैक कर ले, बता दियो। हो गया? चलो अब सम करना है अभी, और कर ले। गुडविल निकालने के मैंने आपको पहले बता दिया है। क्या कोई एक कोर पक्का तरीका है? क्या गुडविल निकालने का कोई एक ही तरीका है? डिपेंड करता है मार्केट पे, डिपेंड करता है सेलर बायर पे, डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, डिपेंड करता है बिजनेस की ग्रोथ कितनी है। अभी मैंने आपको 2 मेथड तो करा भी दिए। देखो पहले मेथड का नाम क्या है?
एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट में जो हमने पहले वो नहीं किया था 5 लाख वाला, वो सिंपल एवरेज है, और जो भी अभी किया है उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट के दो मेथड हैं, क्या क्या, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। फिर एक दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। सर सुपर प्रॉफिट क्या है, कराऊंगा ना कल, मैंने आपको बोला ना मेथड बहुत सारे हैं, जितने मर्जी मेथड निकाल लो। अब एक रिक्शे वाले ने सामान बेचना था, कहता कितने का, 10 लाख का, कहता कैसे निकाला, कहता मेरे को नहीं पता भाई। हाँ मैं बस देख लिया भाई 10 लाख का, पहले बैग पैक कर लो फिर समझा दूंगा, कोई बात नहीं, कर लो सर क्या है, समझा लूं पहले। पहले मेथड का नाम क्या था, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर कौन से दो मेथड है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सेकंड मेथड ये आपको दिख रहा है, सेकंड क्या नाम है, यहाँ पे मैंने ई लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ये देखो ई, पेपर में सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन आते हैं। है क्या, कल करवाऊंगा, क्योंकि मेथड अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा मेथड क्या नाम दिख रहा है, कैपिटलाइजेशन के भी दो पढ़ो, और दूसरा देखा जाए कैपिटलाइजेशन मेथड ने फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड को उठाया है। फर्स्ट मेथड का नाम था एवरेज प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन के पहले का नाम हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। सेकंड मेथड था सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन का सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। डन, चलो बाकी करेंगे कल। थैंक यू।